तो जिसमें कीटोन ग्रुप होता है उन्हीं को हम कीटोन्स बोलते हैं। अब कीटोन ग्रुप क्या है? कीटोन ग्रुप ये है कि जहाँ पर C और O ये दोनों बीच में आ जाएं और उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कोई दो एल्काइल ग्रुप आ जाएं। तो आप ये देखिएगा इस तरीके से बनेगा C सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। तो अगर लेफ्ट साइड में कोई एक एल्काइल ग्रुप आ जाए और राइट साइड में कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप आ जाए तो इसको हम कीटोन बोलते हैं। अब किस तरीके से बनेगा ये देखिएगा, यहाँ पर ऐसा होता है कि हाँ, सिर्फ C के साथ में डबल बॉन्ड O होता है बस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें है कि प्लीज नोट दैट अ कीटोन ग्रुप ऑलवेज अकर्स इन द मिडल ऑफ अ कार्बन चेन, सो अ कीटोन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल्स। तो कीटोन में कम से कम 3 कार्बन एटम्स जरूर होने चाहिए, ठीक है। कैसे, वो भी बताएंगे अभी। in its molecule 1 carbon atom of the ketone group and 2 carbon atoms on its 2 sides। तो दो साइड में कोई 2 कार्बन एटम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं पहली बात करता हूँ, इसमें एग्जांपल ले रहे हैं शुरुआत में नेमिंग ऑफ कीटोन्स। तो पहला ही है नेमिंग ऑफ CH3COCH3। अभी तक सिर्फ मैंने इसमें ये बताया आपको कीटोन्स में कि कीटोन्स में हमारे पास एक तरफ एक एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, एक R आ जाएगा, दूसरी तरफ कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप हो सकता है, सेम ही हो एल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, और बीच में आएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर होगा। दूसरा हम ये कहेंगे कि जब एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इस एल्काइल ग्रुप में कम से कम एक कार्बन तो होगा, ऐसे ही इस एल्काइल ग्रुप में कम से कम एक कार्बन तो होगा, और बीच में C डबल बॉन्ड हो तो एक कार्बन यहाँ पर है ही, ठीक है। तो एक कार्बन, एटलीस्ट एक कार्बन इधर, एटलीस्ट एक कार्बन इधर और एक कार्बन यहाँ पर है। तो सबसे छोटा जो कीटोन बनेगा उसमें 3 कार्बन जरूर होंगे, ठीक है। फिर उससे बड़ा जो है उसमें 4, फिर उससे बड़े में 5, फिर 6, फिर इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए, 3 से कम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते वो अभी बताऊंगा, पहले पहला एग्जाम्पल देख लो बस। जैसे है, पहला है नेमिंग ऑफ कीटोन्स में नेमिंग ऑफ CH3COCH3। पहला है नेमिंग ऑफ CH3COCH3, ठीक है। तो जरा इसकी नेमिंग करनी है CH3COCH3 की, तो किस तरह से होगी? C डबल बॉन्ड O है इस तरफ, इधर एक CH3 इस तरफ है, तो C H H और H, तो CH3 इधर आ गया और इधर भी H H और H। तो CH3, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और बीच में C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। तो CH3 का मतलब क्या है? CH3 का मतलब ये है कि CH4, यानी कि आपने क्या करा, आपने मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, ये एक मिथाइल हो गया। CH3 ये एक और मिथाइल हो गया और बीच में C डबल बॉन्ड O। तो आप ये कहेंगे भाई बीच में C डबल बॉन्ड O आ रहा है और इधर एक एल्काइल ग्रुप है, इधर एक एल्काइल ग्रुप है, तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3 कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन ये हो गया। It contains 3 carbon atoms and it is a ketone, so its name is propanone. Its common name is acetone. Common name इसका होता है acetone. क्या चीज? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होगा ना कि जैसे ये है, ये वाला, जैसे मान लीजिए CH3 की बात कर रहे हैं तो इधर कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो मतलब जहाँ जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ वहाँ पर आप 2 2 इलेक्ट्रॉन लगाते चले जाएंगे। तो H H H H H H। अच्छा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन, ये O हो गया, ठीक है। और इधर C 2 इलेक्ट्रॉन H 2 इलेक्ट्रॉन H और 2 इलेक्ट्रॉन H, हो तो गया।
तो जहाँ जहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड आए वहाँ वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाते चले जाना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी अगला देखते हैं इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। सेकंड देखेंगे नेमिंग ऑफ CH3CO CH2CH3। ठीक, अगला देखते हैं। नेमिंग ऑफ CH3CO CH2CH3, हमें ये इसकी नेमिंग करनी है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। CH3 बीच में CO है, तो CO कहीं पर भी दिखाई दे तो C डबल बॉन्ड हो, फिर इधर C है CH2, इधर CH3 है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा नेमिंग ऑफ CH3CO CH2CH3, तो इसमें आप ये देखिएगा इट कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स एंड इट इज़ अ कीटोन सो इट्स नेम इज ब्यूटेनॉन। आप ये देखिए कार्बन एटम कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। हाँ जी बोलिए। हाँ, C डबल बॉन्ड हो इधर, मतलब इस तरफ लगा दूं, अगर इस तरफ लगाएंगे तो ये CH3 हो जाएगा, हाँ, और इधर CO बन जाएगा और इधर CH2CH3 बन जाएगा। नहीं, वो सीक्वेंस गलत हो जाएगा ना, ये CH2CH3 है ना, वो आप बना रहे हो CH3CH2, यहाँ लिखोगे और यहाँ करोगे CO और फिर लिखोगे CH3, तो वो पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसा दे रखा है वैसे ही बनाते चले जाओ। CH3 है तो इधर CH3 बनाओ, इधर CO बनाओ और फिर आगे CH2CH3 कर दो। ठीक है, अच्छा जी इसको ब्यूटेनॉन बोलते हैं। और फिर इसके बाद में अब हम ये कहेंगे कि भाई इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम कैसे बनाएंगे। इस तरफ क्या है, ये क्या कौन सा एल्काइल ग्रुप है और ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, जैसे ये तो मिथाइल है, ये तो हमको पता है, और ये जो है ये क्या है, इथाइल। इथाइल कैसे, देखो ना कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन 2 और 3 5, हाइड्रोजन 5 है। तो इथेन क्या होता है C2H6, है ना, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो C2H5, तो C2H5 क्या हो गया, इथाइल हो गया। तो इसका जो कॉमन नेम है वो कहलाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। हाँ बता रहा हूँ, इथाइल मिथाइल कीटोन किस में 3 बन रहे हैं, वो कोई नहीं, ये क्या है कि जैसे CH2CH3 है। ठीक है, तो जब हम इथाइल की बात कर रहे हैं तो इथाइल क्या होता है, ये यही तो होता है C2H5। C2H5, C2H5 बनेगा कैसे, C सिंगल बॉन्ड C ऐसे, और फिर इधर हमने 2 हाइड्रोजन ले लिए और इधर हमने 3 हाइड्रोजन ले लिए। इधर 2 हाइड्रोजन क्यों लिए, क्योंकि हम इधर से इसको जोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए कि CH2CH3 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो बनेगा इसी तरीके से स्ट्रक्चर, तो इसलिए हमने ये कह दिया कि ये इथाइल है। ठीक, तो एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, और ओवरऑल क्या है, ये कीटोन है ना, इसका नाम है इथाइल मिथाइल कीटोन। ये हो गया। उसके बाद अगला देखिएगा, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखनी है। नहीं, एक्चुअली कॉमन नेम में हम चेंज नहीं कर सकते, अभी आपको पता चलेगा मैं जो अगला वाला करवाऊंगा उसमें, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अच्छा इथाइल जो है अच्छा उसमें शायद कार्बन एटम ज़्यादा है, तो इसलिए उसको पहले लिख लिया, मिथाइल में कार्बन एटम कम है तो उसको बाद में लिख लिया। ऐसा नहीं है, कॉमन नेम है तो कॉमन नेम तो जो रख दिया गया वही चला आ रहा है ना, तो उसको तो सीधा सीधा याद ही करना है। ठीक है, जैसे मैं अगला बताता हूँ, अगला देखिएगा, अगला है नेमिंग ऑफ CH3CO CH2CH2CH3। CH3CO CH2CH2CH3 ये है। ठीक है,
तो इसको कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CO है तो C डबल बॉन्ड O, CH2 मतलब एक H इधर एक H इधर, अगला CH2 तो एक H इधर एक H इधर, CH3 तो H H और H, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, ये 3 कार्बन एटम है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया C3H7। तो C3H7 क्या हो गया, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोपाइल। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, एकदम से मन में ही आएगा नहीं, प्रोपाइल मिथाइल कीटोन वो बोल देंगे, लेकिन इसमें उल्टा है, पहले मिथाइल बोला जाता है फिर प्रोपाइल बोला जाता है। तो कॉमन नेम का कोई जो है वो सिर पैर नहीं है। जैसे पहला वाला है तो पहले वाला है तो एसीटोन, एसीटोन क्या, एसीटोन का क्या मतलब है, ऐसे ही जो पहला वो हमने देखा था HCHO फॉर्मल्डिहाइड, उसका नाम, तो उसका नाम फॉर्मल्डिहाइड क्यों है, तो ये कॉमन नेम क्यों रखे गए हैं, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, क्या एसिटिक एसिड का होता है, यही होता है, अभी बनाऊंगा, बस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में करेंगे अभी एसिटिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, इसको वैसे क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5, 5 है तो इसका मतलब पेंटेनॉन, पेंटेनॉन हो गया। तो कॉमन नेम इज मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देखनी है, जैसे अगर मान लीजिए इसमें ये कहा जाए कि भाई हम तो बीच में तो C डबल बॉन्ड हो हमको लेना ही है, एक तरफ हमने एक इससे ना जैसे ये वाला जनरल फार्मूला था, इसका जनरल फार्मूला हमने देखा ना, जो ये कीटोन्स हैं तो कीटोन्स का जनरल फार्मूला होता है RCOR डैश, RCOR डैश। ये RCHO ये किसका होता है, एल्डिहाइड का RCHO। लेकिन स्ट्रक्चर, ये तो जनरल फार्मूला है, स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से बनता है। अब R तो यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप में तो कार्बन तो होना चाहिए एल्काइल ग्रुप में। हमने ये कहा कि सबसे पहला जो एल्डिहाइड बनता है उसमें हम R की जगह H ही लगा देते हैं। ठीक है, R की जगह हम H लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि HCHO। तो हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई CHO आ रहा है, इसमें CHO आ रहा है तो एक कार्बन तो है ही, और CHO आ रहा है तो इसका मतलब एल्डिहाइड है। ठीक है, तो एक कार्बन का मतलब मीथ, तो ये है मीथेनल, ये है मीथेनल। तो फिर यही चीज़ हमारे दिमाग में आई कि अरे कीटोन में भी तो कर सकते हैं, कीटोन में भी हम R की जगह H लगा सकते हैं, यहाँ पर भी तो लगाया R की जगह H, तो कीटोन में भी यही काम करके देखते हैं। तो कीटोन में जब करेंगे तो कीटोन कीटोन नहीं रहेगा, कीटोन एल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए यही है CH3CO CH3, पहला वाला आप एग्जाम्पल देखिए CH3 CO CH3। अब मेरे मन में आया कि मैं इधर वाला CH3 हटा दूं, है ना, या फिर मैं पहले वाला CH3 हटा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, और उसकी जगह H लगा दूं, तो इधर H है, इधर C डबल बॉन्ड O और इधर CH3। तो हम ये कहेंगे अरे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी ये तो CHO बन गया। तो CHO का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो एल्डिहाइड है तो पहले एल्डिहाइड में मैं R की जगह H लगा सकता हूँ, है ना, वो परमिटेड है, वो लगाया जा सकता है। ठीक, लेकिन बस एक ही, सिर्फ पहले वाला जो मेंबर है इसका, एल्डिहाइड का जो पहला मेंबर है उसमें हम कार्बन का कोई भी मतलब हम एल्काइल ग्रुप नहीं लगाते, हम सिर्फ H लगाते हैं। उसके बाद जितना भी है उनमें सब में हम एल्काइल ग्रुप लगाते चले जाते हैं, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन वही फंडा अगर हम सोचें कि कीटोन में लगाएं तो वहाँ पर हम फ्लॉप हो जाएंगे। कीटोन में अगर हम वही फंडा लगाएंगे तो ये आप देख लीजिए CHO बन गया, यानी कि ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कीटोन में ये कंपलसरी है कि कीटोन में आपको इधर भी अल्काइल ग्रुप इधर भी अल्काइल ग्रुप लगाना है, बीच में आप लगाएंगे C डबल बॉन्ड O।
मेरी बात सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। सी डबल बॉन्ड हो ना, सी डबल बॉन्ड हो सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन बिल्कुल कॉर्नर में नहीं आया, बिल्कुल कॉर्नर में नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अब हाँ, अगला देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स इस तरीके के एसिड हो गए जैसे ऐसे एसिड्स जिनको हम खा सकते हैं। जैसे टमाटर है, तो टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, टैमरिंड में, हाँ इमली में, उसमें क्या होता है? टार्टारिक एसिड। ठीक है, मिल्क में, कर्ड में, इसमें लैक्टिक एसिड। तो ये सारे वो वाले एसिड्स हैं जो हम खा सकते हैं। ऐसे ही अब जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर रहा हूँ, तो ये भी वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनको खाया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, द कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी कि COOH ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अभी मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग करनी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होगा? एक एल्काइल ग्रुप होगा और साथ में होगा COOH। ठीक है, एल्काइल ग्रुप और साथ में COOH। नहीं, टैमरिंड में तो टार्टारिक एसिड है और जो टोमेटो है उसमें ऑक्सैलिक एसिड है, अलग अलग है ना। और अनराइप ग्रेप्स में सिट्रिक एसिड, नहीं, अनराइप ग्रेप्स जो कच्चे अंगूर होते हैं उसमें कौन सा होता है? मैं भूल गया, सिट्रिक एसिड होता है ना। हाँ हाँ, ये सिट्रिक एसिड खाने पर एक आंख बंद क्यों हो जाती है? जो सिट्रिक एसिड, जो ज़्यादा अंगूर खट्टे होते हैं, उनको खाने पर एक आंख बंद हो जाती है, किसी की राइट किसी की लेफ्ट। पता नहीं, ह्यूमन आई में ये नहीं पढ़ाया गया। 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ।
खो जाता है। कुछ बताया इसने मकसद। मकसद का मतलब तो वो होता है ना, टारगेट, इरादा। अच्छा। फिर ये कह रहा अक्षत अक्षत। हाँ जी। देखिए जा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखेंगे द कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अब सबसे पहला देखेंगे HCOOH। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स H सबसे पहला देखेंगे नेमिंग ऑफ HCOOH। नेमिंग ऑफ HCOOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ये होता है RCOOH। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि RCHO, ऐसे इसका होता है RCOOH। और जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है। अब जब अरे वो ऐसे खुलती भाई, तुम वो खोल नहीं रहा, उसको बंद कर रहा है और टाइट खुल तो गई। क्या भाई तुम ना मकसद के साथ दोस्ती बना के रखोगे तो ऐसे ही होगा। नेमिंग ऑफ HCOOH।
HCOOH। तो HCOOH इसमें क्या है कि COOH के साथ में हमने अगर H लगा दिया तो भी आप ये देखिएगा कि COOH तो है। अब मन में एकदम से ये आ सकता है कि नहीं CHO बन गया यहाँ पर, लेकिन CHO बना, चलिए ठीक है, CHO मतलब एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है वो बन गया, लेकिन उसके साथ में या तो H आए या फिर कोई अल्काइल ग्रुप आए, तभी तो उसको हम एल्डिहाइड कह सकते हैं। एल्डिहाइड नहीं कहा जा सकता क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ में यहाँ पर OH आ रहा है, ठीक है। तो HCOOH इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मीथेनॉइक, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब मीथ, तो इसको कहेंगे मीथेनॉइक एसिड, मीथेनॉइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मूला है भाई, RCOOH है ना, जैसे RCOOH, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो RCOOH, ठीक है। तो RCOOH है। तो इसमें क्या है कि जैसे वो एल्डिहाइड में था कि पहला वाला जो एल्डिहाइड है उसमें मैं R की जगह H लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर भी पहला वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हम R की जगह H लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगले जितने भी मेंबर्स आएंगे उनमें सब में आपको एल्काइल ग्रुप ही लगाना पड़ेगा। जैसे ये तो पहला हो गया HCOOH, फिर सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल, तो मैं मिथाइल लगा दूंगा, मतलब CH3 लगा दूंगा इसके साथ। ये मीथेनॉइक एसिड इस वजह से क्योंकि इसमें एक कार्बन आ रहा है ना, तो एक कार्बन है तो मीथ, और फिर COOH है तो मीथेनॉइक एसिड, ठीक है। OH सिंगल बॉन्ड है ना, आपको OH पर आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट लगा दीजिए, बस OH लिखना है पूरा। OH जो है O और H पूरा का पूरा एक, हाँ एक कंपाउंड नहीं, एक आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है ना, तो इसलिए OH को आयनिक है, आयनिक है, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ CH3, नहीं OH एक आयन है लेकिन यहाँ पर वो शेयरिंग कर रहा है। आयनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि एक मतलब एक आयन जो है वो तो डोनेट करता है और एक आयन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर सब शेयर ही कर रहे हैं। सिंगल बॉन्ड अगर लगा हुआ है ना तो समझ जाइए कि शेयरिंग ही हो रही है, अगर कहीं ऐसे बॉन्ड दिखाई देता है। नेमिंग ऑफ CH3COOH, CH3COOH में क्या होगा, COOH बना लीजिए पहले तो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इसके साथ जुड़ेगा CH3, तो C H H और H, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH इस तरह से हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम का मतलब हो गया ईथ, और कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में जुड़ता है ओइक एसिड, ठीक है, तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। अच्छा ये जो है फॉर्मिक एसिड, ये इसका क्या है कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम हो गया। और इथेनोइक एसिड जो है इसका कॉमन नेम होता है एसेटिक एसिड। ये जो विनेगर होता है ना, ये वही चीज है, एसेटिक एसिड। क्या कर रहे हो, अपने आप हो रहा होगा। अच्छा जी, इसके बाद जरा देखिएगा नेमिंग ऑफ CH3CH2COOH। नेमिंग ऑफ CH3CH2COOH।
तो पहले तो इधर COH बना लिया, फिर COH के साथ डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ है, CH2, सिंगल बॉन्ड C, एक H ऊपर एक H नीचे, CH2, फिर CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो सिंगल बॉन्ड C, एक H ऊपर एक H नीचे और एक H इधर, तो CH3 CH2 COOH, ये हो गया CH3 CH2 COOH। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम है, तो इसका मतलब प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको इसमें क्या करना होता है, एल्केन है ना, एल्केन के आगे ओइक एसिड लगा देना होता है, एल्केन के आगे से ई हटाकर, है ना, और ओइक एसिड लगा देना होता है। ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, इसका कोई ऐसा कॉमन नेम नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद अगला बताइए जरा, ये कोल एंड पेट्रोलियम है इस बार सिलेबस में, है, ठीक है, करवाते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम देखिएगा, when carbon in any form coal, coke, charcoal etc. is burned in oxygen of air, it forms carbon dioxide gas and releases a large amount of heat and sunlight। तो जब कार्बन को किसी भी फॉर्म में हो, कार्बन चाहे तो कोल की फॉर्म में हो यानी कि कोयले की फॉर्म में हो, कोक की फॉर्म में हो या फिर चारकोल की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर उसको जलाते हैं ना ऑक्सीजन ऑफ एयर में, तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड सनलाइट। वो बहुत जो है हीट भी और बहुत ज़्यादा लाइट जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद तो कार्बन को हमने जलाया तो CO2 प्रोड्यूस हुआ, हीट जनरेट हुई और लाइट जनरेट हुई। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि इससे हम कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न करने से कैसे भी अगर हीट जनरेट हो रही है, तो हीट अगर जनरेट हो रही है तो इसका मतलब हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी तो है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये देखेंगे इसमें कि हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, कोल बना कैसे, किस तरीके से बनता है। क्या पानी वानी गिर गया क्या, गीला हो रखा बैग, बैग इधर रख दो, नीचे मत रखा करो यार, तुम सब लोग ना नीचे रखते हो बैग, पर रखा करो, विद्या है, नीचे मत रखा करो। Coal was formed by the decomposition of large land plants and trees buried under the earth millions of years ago। तो ये माना जाता है कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उनकी भी एज कंप्लीट होती जाती है, एज बढ़ती जाती है। तो जब एज बढ़ती जाती है तो वो धीरे धीरे जो है वो मिट्टी के अंदर दबते जाते हैं, और उनके जो रिमेन्स होते हैं ना, जब 100 साल 200 साल हज़ारों साल जब बीत गए, मिलियंस ईयर्स जब बीत गए, तो तब क्या होता है, तब वही जो ट्रीज़ के जो डिपॉजिट्स हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये माना जाता है। अच्छा, अब उसके बाद है हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड। तो पेट्रोलियम के बारे में क्या है, पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ extremely small plants and animals buried under the sea millions of years ago। तो पेट्रोलियम में ये बोला जाता है कि, अच्छा ये मालूम है कि पेट्रोल के जो वेल्स होते हैं वो ज़मीन से ही निकलता है क्या पेट्रोल? हाँ, ज़्यादातर जो आपको मिलेंगे ना, जो पेट्रोलियम जो 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 पेट्रोल के बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं, भाई ये ना 1-2 बॉटल हैं, तुम यार इसी में जोर लगाए पड़े हो, है ना, पता नहीं किसने टाइट करके दे दिया, लगे पड़े हो, ये भी लगा पड़ा था। तो इतनी टाइट होने के बावजूद भी बैग गीला हो गया तुम्हारा, क्या भाई अनंत, तुम भी ना बस, मुझे लग रहा है भास्कर का असर आता जा रहा है तुम पर। तुम्हारा ही नाम तो मकसद नहीं है कहीं, कभी एक तुमने पूछा कौन है दोस्त, मकसद मेरा दोस्त है। Petroleum oil and natural gas were formed by the decomposition of the remains of extremely small plants and animals। तो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स और बहुत छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं वो जो समंदर के नीचे जब दबते जाते हैं, तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि समंदर के नीचे से जब ड्रिलिंग करी जाती है तो ज़्यादातर जो ऑयल वेल्स हैं वो समंदर के नीचे मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जो बहुत थोड़ा थोड़ा जो अरेबियन सी का टुकड़ा है ना, उस अरेबियन सी के अंदर से ही ऑयल निकलता है, ठीक है।
तो ये जो है इसमें ये कहा जाता है कि पुराने मिलियंस और बिलियंस ईयर्स में जो सी एनिमल्स हैं या छोटे छोटे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो भी डेड होते चले गए, वो सी बेड में दबते गए और उसी से पेट्रोलियम बनता चला गया। ठीक है। अच्छा, वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद अ फ्लेम और विदाउट अ फ्लेम? एक ये इंपॉर्टेंट है, वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद अ फ्लेम और विदाउट अ फ्लेम? तो जब भी कभी किसी भी सब्सटेंस को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है ना जलने के लिए, तो वो अच्छी फ्लेम के साथ जलता है। जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलता है, साथ में धुआं भी निकलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो देखिएगा, ऑल द गैसियस फ्यूल्स बर्न विद अ फ्लेम बट ओनली दोज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच वेपराइज ऑन हीटिंग टू फॉर्म अ गैस बर्न विद अ फ्लेम। तो जितने भी गैसियस फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे फ्लेम के साथ ही जलते हैं। मतलब जब वो जलते हैं तो आग निकलती है। फ्लेम का मतलब वो ये आग की लपटें निकलती हैं। बट ओनली दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स, तो गैस वाले जितने भी फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे फ्लेम के साथ जलते हैं। जैसे गैस जिस पर हम रोटी बनाते हैं, ब्यूटेन घरों में जो यूज़ होती है। ठीक है। बट ओनली दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स, अब सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, विच वेपराइज ऑन हीटिंग टू फॉर्म अ गैस बर्न विद अ फ्लेम। तो सॉलिड और लिक्विड वही वाले फ्यूल्स विच वेपराइज ऑन हीटिंग दे बर्न विद अ फ्लेम। मतलब अगर हम लिक्विड की बात करें तो जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को किसी कंटेनर में रखकर और आप थोड़ा सा उसको गर्म करना शुरू करो तो वो वेपराइज हो जाता है, बल्कि गर्म भी करने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल ऐसे ही इवेपोरेट हो जाता है, पड़े पड़े थोड़े टाइम बाद इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, अब हम सॉलिड फ्यूल की बात करते हैं तो कोल को किसी बर्तन में रखा और गर्म करना शुरू करा, कोल गर्म तो हो जाएगा लेकिन कोल जलेगा नहीं। ठीक है ना। और साथ साथ मतलब वेपराइज भी नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि इसी वजह से कोल जो है, कोल में से ऐसा फ्लेम नहीं निकलता। ठीक है। हीट को स्टोर करके रखता है, थोड़ा हीट लिबरेट करता रहता है जब वो जलने लगता है, लेकिन उसके अंदर से लपटें नहीं निकलती हैं कि आग की लपटें लगातार निकलती जा रही है, ऐसा नहीं होता। तो फ्लेम्स होते हैं दो तरीके के, एक ब्लू फ्लेम और एक येलो फ्लेम। तो ये आपने देखा होगा, जैसे किसी कैंडल को जलाते हैं तो येलो फ्लेम निकलता है उसमें से। ठीक है। कभी कभी ब्लू कलर का भी हो जाता है। तो व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ एयर इज सफिशिएंट देन द फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होती है ना, तो वो पूरी तरीके से ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है उसके अंदर से। व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई और एयर सप्लाई इज इनसफिशिएंट, जब ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई पूरी नहीं होती, थोड़ी बहुत कम रह जाती है, देन द फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ येलो फ्लेम। तो तब वो पूरी तरह से जलते नहीं है, तब उसमें से येलो फ्लेम निकलती है। और पता नहीं आपने देखा हो या नहीं देखा हो, पहले ना घरों में बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें होती थी और उसमें ना आले बने रहते थे। देखा है आला? आला पता है आला क्या होता है? एक छोटा सा सेक्शन होता है, रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर ऐसा बना रहता था घरों में, और उसमें लोग क्या करते थे, मोमबत्ती या लालटेन रखते थे जब रात में लाइट चली जाती थी, या कुछ एरियाज ऐसे होते थे जहाँ लाइट रहती नहीं थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन ही नहीं थे। तो वहाँ पर जब कैंडल जलाते थे तो वो जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो पूरा ब्लैक हो जाया करता था दीवार का। ठीक है। तो मतलब वो इस वजह से होता था क्योंकि जब भी कैंडल जलाई जाती थी तो घर जनरली बंद ही रहते थे लोगों के। जब बंद रहते थे तो ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं होती जितनी दिन के टाइम में रहती है, और उतनी सप्लाई ऑक्सीजन की रहती नहीं है, तो वो धीरे धीरे इनसफिशिएंट सप्लाई है, तो येलो कलर का फ्लेम मिलेगा, और येलो कलर का फ्लेम मिलेगा तो वो हमेशा धुआं छोड़ेगा ब्लैक कलर का, इसलिए वो दीवार काली हो जाती थी। ठीक है। तो दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच डू नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। तो जितने भी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स हैं जिनको हीट करने पर वो वेपराइज नहीं होते, वो उनका कोई फ्लेम ही प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है। बस जितना कर लीजिए, बाकी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।